बच्चों, आज मैं आपसे बात करूंगा कक्षा 11 व्यवसाय अध्ययन अध्याय 9 लघु व्यवसाय एवं उद्यमिता के बिंदु लघु व्यावसायिक इकाइयों को सरकारी सहायता पर। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी देश के विकास में लघु व्यावसायिक इकाइयों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ये रोजगार प्रदान करते हैं, साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का अच्छे तरीके से प्रयोग करके ये उत्पादन को बढ़ाने का कार्य भी करते हैं। निर्यात में भी इनकी भूमिका धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लेकिन इनके सामने कुछ कठिनाइयां हैं, जैसे वित्त की कमी होना। वित्त की कमी के कारण इनको जो कच्चा माल है वह भी खरीदने में दिक्कत होती है। साथ ही साथ इनके सामने विपणन की समस्या भी है। इसके अलावा कुशल प्रबंधकों की नियुक्ति भी इनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। इन समस्याओं के कारण ये व्यवसाय तेज गति से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसलिए सरकार को इनकी सहायता करने के लिए आगे आना पड़ा है। अब देखते हैं सरकार कौन कौन से सहयोग इनको प्रदान कर रही है। आइए देखिए, रोजगार निर्माण, देश के संतुलित क्षेत्रीय विकास तथा निर्यात की वृद्धि में लघु व्यवसाय के योगदान के कारण भारत सरकार ने लघु व्यवसाय क्षेत्र, ग्रामीण उद्योगों एवं पिछड़े क्षेत्रों में कुटीर व ग्रामीण उद्योगों की स्थापना, वृद्धि व विकास पर बल दिया है। सरकार अब इनके योगदान को पहचानने लगी है। रोजगार निर्माण में इनकी भूमिका को देखते हुए, देश के संतुलित क्षेत्रीय विकास को देखते हुए, क्योंकि ये देश में दूरस्थ इलाकों में स्थित हैं, तो हर क्षेत्र में ये स्थित हैं, तो इनसे क्षेत्रीय विकास भी हो रहा है। साथ ही साथ निर्यात में भी वृद्धि होती जा रही है। लघु व्यवसाय द्वारा उत्पादित जो वस्तुएं हैं उनका बहुत अधिक मात्रा में निर्यात होने लगा है, तो इस कारण से भी सरकारें इन पर ध्यान देने लगी है। और यही कारण है कि लघु व्यवसाय के क्षेत्र में ग्रामीण उद्योगों को व पिछड़े क्षेत्रों में कुटीर व ग्रामीण उद्योगों के विकास पर, स्थापना पर तथा उनमें वृद्धि हो, इस बात पर सरकार बहुत बल दे रही है। और इसके लिए सरकार ने कई संस्थानों की स्थापना भी की है। आधारभूत संरचना, वित्त, प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, विपणन के संबंध में सहायता उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने में भी सक्रिय रूप से भाग लिया है। सरकार अब धीरे धीरे इनकी स्थापना को बढ़ाकर इनको आधारभूत संरचना प्रदान कर रही है, साथ ही साथ इन्हें वित्त प्रदान कर रही है, नई नई तकनीकें इन्हें उपलब्ध करा रही है और इन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है, ताकि लघु व्यवसाय बहुत तेजी से आगे बढ़े। इन्हें कच्चा माल, अच्छी क्वालिटी का कच्चा माल, जिससे इनका उत्पादन अच्छी गुणवत्ता वाला हो, भी उपलब्ध कराया जाता है। इनके सामग्री को, इनके द्वारा निर्मित सामग्री का विपणन भी सरकार की संस्थाएं करती हैं, जिसके माध्यम से दूर दूर तक इनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं पहुंच पाती हैं। देखिए, इस कारण से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा मिला है। स्वरोजगार को बढ़ावा देकर सरकार रोजगार की समस्या को भी नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। ग्रामीण उद्योगों के विकास हेतु सरकारी नीतियां तथा योजनाएं स्थानीय संसाधनों, कच्चे माल तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध मानव शक्ति के उपयोग पर बल देती है। सरकार जो भी योजनाएं बना रही हैं, जो भी उनकी संस्थाएं हैं, वे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों, चाहे वो कच्चा माल हो या उपलब्ध मानव शक्ति है, उसके उपयोग पर बल प्रदान करती है कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल और मानव शक्ति से ही अच्छी गुणवत्ता युक्त उत्पादन हो सके, लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। इस बारे में सरकार ध्यान दे रही है। आइए देखिए, भारत सरकार विभिन्न अभिकरणों, विभागों व निगमों के माध्यम से लघु व ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने से संबंधित कार्य कर रही है। वह ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास
कर रही है। लोगों को गांवों में ही रोजगार प्राप्त हो, प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग हो, इसके लिए सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है नाबार्ड निभाता है। आइए देखें, नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी और यह कृषि के साथ साथ लघु व कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग, ग्रामीण उद्योगों में विकास का कार्य कर रहा है। यह ग्रामीण उद्योगों, लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों तथा दस्तकारों, जो साग का प्रयोग करने वाले तथा न करने वाले हैं, उनकी सहायता करता है। छोटे उद्योगों की ये सहायता करने का कार्य करता है। यह इन उद्योगों को वित्त प्रदान करने का कार्य करता है। साथ ही साथ सलाह व परामर्श देने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। ये सलाह व परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराता है। ये उन्हें आगे बढ़ने के लिए सलाह देता है तथा उन्हें किस प्रकार कार्य करना चाहिए, इससे संबंधित परामर्श भी उपलब्ध करवाने का कार्य करता है और इसके लिए यह विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करता है। ग्रामीण उद्यमों हेतु शिक्षण व विकास कार्यक्रम आयोजित करता है। यह जो ग्रामीण उद्यमी हैं उनके लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करता है, उनके शिक्षण व विकास के कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें आगे बढ़ने में मदद देता है ताकि ग्रामीण उद्योगों का विकास हो सके, कुटीर उद्योगों, लघु उद्योगों का विकास हो सके। साथ ही साथ यह उन संस्थानों को वित्त देने का कार्य भी करता है जो लघु, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए वित्त देने का कार्य करते हैं। उन लोगों के पुनर्वित्त की व्यवस्था भी इसके द्वारा की जाती है। आगे है ग्रामीण लघु व्यवसाय विकास केंद्र, RSBDC, रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर। देखिए, यह नाबार्ड द्वारा प्रायोजित है। यह जो है नाबार्ड द्वारा प्रायोजित है। इसकी स्थापना में नाबार्ड का पूरा सहयोग है। यह सामाजिक व आर्थिक, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए, देखिए बात आती है सामाजिक रूप से पिछड़े हुए, समाज का वह वर्ग जो पिछड़ा हुआ है समाज की दृष्टि से, साथ ही साथ आर्थिक रूप से, आर्थिक अलाभप्रद व्यक्ति, जो आर्थिक रूप से जिनकी स्थिति बहुत खराब है, उन लोगों की मदद के लिए यह संस्था कार्य करती है। व्यक्तियों, समूहों की भलाई हेतु कार्य करता है। ऐसे लोग जो सामाजिक दृष्टि से वह आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ऐसे लोगों, ऐसे समूहों की भलाई के लिए यह संस्था कार्य करती है। ग्रामीण लघु व्यवसाय विकास केंद्र कार्य करता है। यह विभिन्न व्यापारों, जिनमें खाद्य प्रसंस्करण, मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, गैर परंपरागत भवन निर्माण सामग्री व निर्माण सम्मिलित है, इनसे संबंधित कार्य के लिए यह सहायता प्रदान करता है, उन्हें इन कार्यों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण बेरोजगारों व महिलाओं को शामिल करता है। साथ ही साथ यह किस क्षेत्र पर, किन लोगों पर ध्यान देता है? ग्रामीण बेरोजगारों पर। ग्रामीण बेरोजगारों पर, जो गांवों में बेरोजगार लोग हैं उन पर, और विशेषतया महिलाओं पर। ऐसी महिलाएं जिनके पास रोजगार नहीं है, जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग से आती हैं, उन महिलाओं को, उन परिवारों के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए यह प्रयासरत है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC, नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1955 में। बच्चों, यहां मैं आपको ये बता दूं, जो अपनी बुक है उसमें इसकी स्थापना 1995 में दिखाई हुई है, जबकि यह इसकी स्थापना कब की गई थी? 1955 में की गई थी। इसे आप सही कर लें। देश में लघु व्यवसाय इकाइयों की संवृद्धि को बढ़ावा देने, कैसी इकाइयां? लघु व्यवसाय इकाइयों की वृद्धि, संवृद्धि को बढ़ावा देने के लिए, उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, उनको सहायता तथा प्रोत्साहन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य यह करता है।
कौन करता है? एनएसआईसी, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम करता है। आसान किराया क्रय शर्तों पर, देखिए शब्द को समझिए, किराया क्रय शर्तें, आसान किराया क्रय शर्तों को क्या होती है? किराया क्रय, जैसे किसी वस्तु का किराया मूल्य है 100 रुपये और हम खरीद नहीं सकते, तो उसको क्या होता है? किराए पे लिया जाता है। 20 रुपये की पहले साल दिए, 20 रुपये दूसरे साल दिए, 20 रुपये तीसरे साल दिए, चौथे और 5वें साल हमने उसके 100 रुपये दे दिए, यानी 5 साल तक हमने उसका क्या दिया? किराया दिया। अब चूंकि उसका पूरा मूल्य हमारे द्वारा दिया जा चुका है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि क्या हम उसे खरीदेंगे। तो अगर हम खरीदने के इच्छुक हैं तो हम उसे किराए की जगह आसानी से खरीद भी सकते हैं। ऐसी सुविधाएं भी प्रदान करना, जब तक आप उसे किराए पर लेते रहेंगे, किराया देते रहेंगे, तब तक तो वो किस्त चलती रहेगी और उसके बाद आप उस वस्तु को खरीद भी सकते हैं। तो आसान किराया क्रय शर्तों पर स्वदेशी एवं आयातित मशीनों की आपूर्ति करना। स्वदेश में उपलब्ध जो मशीनें हैं, साथ ही साथ दूसरे देश से आयात करके मंगाई हुई मशीनें, यानी अमेरिका में कोई मशीनें हैं, अमेरिका में मशीन है, उसे हमने हमारे देश में मंगा लिया है इंडिया में, तो वह क्या होगी? आयातित मशीन होगी। तो इस प्रकार से मशीनें उपलब्ध कराना इसका कार्य है। साथ ही साथ स्वदेशी तथा आयातित कच्चे माल की प्राप्ति। देखिए कच्चा माल, रॉ मटेरियल अच्छी गुणवत्ता का, चाहे वह स्वदेश में हो चाहे उसे दूसरे देश से आयात करना हो, इस ऐसी स्थिति में यह कच्चे माल की प्राप्ति, उसकी आपूर्ति, वह इन छोटे उद्योगों को वितरण का कार्य भी करता है। कच्चा माल दूसरे देशों से मंगवाना पड़े या स्वदेश में ही कहीं पर जहां पर वह उपलब्ध है वहां से मंगवाना पड़े, उसको प्राप्त करना, उसके बाद में उसकी आपूर्ति करना और सभी छोटी इकाइयों तक, ग्रामीण क्षेत्रों तक उन्हें वितरित करना, यह भी इसका कार्य है। लघु व्यवसाय इकाइयों के उत्पादों का निर्यात तथा निर्यात योग्यता का विकास करना। जो लघु व्यवसाय इकाइयां हैं उनके उत्पादों का निर्यात करना, और जिन उत्पादनों में निर्यात करने योग्य क्षमता नहीं है उनकी निर्यात योग्य क्षमता का विकास करना भी इस संस्था का कार्य है। यह संस्था इस पर भी ध्यान देती है। सलाहकारी एवं परामर्शदात्री सेवाएं, और यह संस्था सलाहकारी सेवाएं भी प्रदान करती है, सलाह भी देती है तथा परामर्श देने का कार्य भी करती है। प्रौद्योगिकी व्यवसाय ऊष्मायित्र व्यापार संपोषक के रूप में सेवा प्रदान करना। देखिए यह एक नया शब्द है, ऊष्मायित्र, इसे व्यापार संपोषक भी कहते हैं। जो नई कंपनियां होती है उनको प्रबंधन, उनको प्रशिक्षण, उनको कार्यालय सेवाओं के संबंध में एवं उन्हें वित्त पोषण जैसी सेवाएं प्रदान करना, वह उन्हें विकसित होने में मदद देना, यह कहलाता है व्यापार संपोषक। देखिए नया शब्द है ऊष्मायित्र और इसे हम व्यापार संपोषक भी कहते हैं। और इसका कार्य क्या होता है? प्रबंधन में सहयोग देना, प्रशिक्षण प्रदान करना, कार्यालय सेवाएं उपलब्ध कराना, वह वित्त पोषण की व्यवस्था करना। जो नए जो उपक्रम होते हैं उनकी स्थापना के लिए ये सभी तत्व जरूरी हैं और इनका जो आपूर्ति है, इनकी जो पूरा करने का कार्य है वो ये ऊष्मायित्र करते हैं। प्रौद्योगिकी व्यवसाय, तकनीकी व्यवसायों में के रूप में ऊष्मायित्र के रूप में सेवा प्रदान करना, व्यापार संपोषक में व्यापार को बढ़ावा देने के संसाधन के रूप में यह क्या करता है? सेवाएं प्रदान करता है। प्रौद्योगिकी उन्नयन, तकनीकी उन्नयन के बारे में जागरूकता पैदा करना। देखिए तकनीकी का उन्नयन, नई नई तकनीकें बदलती जाती है
उन तकनीकों के उन्नयन के बारे में जागरूकता प्रदान करने का कार्य भी करता है। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों तथा प्रौद्योगिकी अंतरण केंद्रों का विकास करना, ऐसे स्थान जहां पर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क बनाए गए हैं उन स्थानों के बारे में जानकारी प्रदान करना तथा प्रौद्योगिकी अंतरण केंद्रों का विकास करने का कार्य भी इस संस्थान द्वारा किया जाता है। अगला देखते हैं ग्रामीण एवं महिला उद्यमिता विकास। देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह क्या कार्य करता है। ग्रामीण व महिला उद्यमिता विकास के कार्य करता है। RWED रूरल एवं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का कार्य यह करता है। देखिए यह सहायक व्यवसाय वातावरण को बढ़ावा देना व संस्थागत एवं मानवीय सामर्थ्यों का निर्माण करता है। यहां पे देखिए सहायक व्यवसाय वातावरण को, व्यवसाय के जो मुख्य व्यवसाय हैं उसके सहायक व्यवसाय से संबंधित यह कार्य को बढ़ावा देता है। साथ ही साथ संस्थागत व मानवीय सामर्थ्यों को बढ़ावा देने, उनके निर्माण में भी यह योगदान प्रदान करने का कार्य करता है, जिससे ग्रामीण लोगों तथा महिलाओं की उद्यमिता पहलों को प्रोत्साहन एवं सहायता मिल सके। किन किन लोगों के? ग्रामीण लोगों। पहली बात ग्रामीण लोगों की सहायता करता है, साथ ही साथ महिलाओं की। ये दो वर्गों की बहुत प्रमुखता से मदद करता है, ग्रामीण लोगों और महिलाओं की। किस लिए? उनकी उद्यमिता पहलुओं को, जो वो नई सोच रखते हैं, जो वो नया व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं, जो वो आगे बढ़ना चाहते हैं, नव प्रवर्तन करना चाहते हैं, इन उद्यमिता पहलों को प्रोत्साहन प्रदान करना व सहायता प्रदान करने का कार्य इस संस्था द्वारा किया जाता है। ग्रामीण एवं महिला उद्यमिता विकास के द्वारा किया जाता है। अब यह क्या कार्य करता है? देखिए व्यवसाय वातावरण का निर्माण करना, ऐसे व्यवसाय वातावरण का निर्माण करता है जिसमें ग्रामीण व महिला उद्यमियों की पहलों को प्रोत्साहन मिल सके, जिसके द्वारा इन्हें प्रोत्साहित किया जा सके। साथ ही साथ उद्यमी उत्साह व उत्पादकता बढ़ाने हेतु आवश्यक मानवीय एवं संस्थागत क्षमताओं को बढ़ावा देना, उद्यमियों के उत्साह को बढ़ाने व उत्पादकता को बढ़ाने हेतु जो जरूरी मानवीय क्षमताएं हैं, संस्थागत क्षमताएं हैं, उन्हें बढ़ावा देने के लिए यह कार्य करता है। चाहे वह प्रशिक्षण के माध्यम से हो, शिक्षण के माध्यम से हो, इस प्रकार से इसके द्वारा कार्य किया जाता है। यह मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य भी करता है। महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण पुस्तिका उपलब्ध कराना तथा उन्हें प्रशिक्षण देना भी इस संस्था का कार्य है। अन्य परामर्शदात्री सेवाएं उपलब्ध कराना तथा व्यवसाय को चलाने से संबंधित जो भी आवश्यक परामर्श होता है, व्यवसाय के वित्त से संबंधित हो, व्यवसाय के विपणन से संबंधित हो, उत्पादन से संबंधित हो, मशीनरी से संबंधित हो, सभी आवश्यक परामर्श देने का कार्य भी यह संस्था करती है। ग्रामीण एवं महिला विकास संस्थान। आगे देखते हैं बच्चों, परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि की योजना स्फूर्ति 2005। देखिए इसकी स्थापना कब की गई? 2005 में की गई। क्यों की गई? परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु, जो हमारे परंपरागत उद्योग थे उनका पुनरुद्धार, दोबारा से उद्धार करने के लिए, उन उद्योगों को बचाए रखने के लिए और उन्हें आगे तेजी से बढ़ाने के लिए इसका गठन किया गया, इस योजना का निर्माण किया गया। देखिए परंपरागत उद्योगों को उपयोगी तथा प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, और अधिक उपयोगी और उपयोगी बनाने तथा प्रतिस्पर्धा में वो टिक सकें, इसके लिए उनके संपोषणीय विकास को सुगम बनाने हेतु इस योजना का निर्माण क्यों किया गया था? परंपरागत उद्योगों को उपयोगी बनाने के लिए, और उपयोगी बन सके और उनका उपयोग किया जाए, साथ ही साथ आधुनिक उद्योगों से वो
प्रतिस्पर्धा कर सकें, उनके सामने वो टिक सकें, इसके लिए उनका संपोषणीय विकास किया गया। उनके पूर्ण रूप से उनका किस प्रकार विकास किया जाए, चाहे वित्त के रूप में, चाहे मशीनरी के रूप में, चाहे कच्चा माल या अन्य संसाधन उपलब्ध कराकर उनका पोषण किस प्रकार किया जाए, इसके लिए यह योजना बनाई गई थी। और इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे बच्चों? देश के विभिन्न भागों में परंपरागत उद्योगों के समूह विकसित किए जाएं। विभिन्न भागों में, देश के अलग अलग भागों में जो परंपरागत उद्योग चल रहे हैं उनके समूह बनाकर उनका विकास किया जाए। इन्हें प्रतिस्पर्धी, लाभप्रद तथा संपोषणीय बनाने हेतु अभिनवन व परंपरागत कौशल निर्माण करना, प्रौद्योगिकी में सुधार करना व सार्वजनिक निजी भागीदारी विकसित करना, बाजार सूचना विकसित करना इत्यादि कार्य किए गए। प्रतिस्पर्धी बनाने, लाभप्रद बनाने, संपोषणीय बनाने हेतु अभिनवन व परंपरागत कौशल निर्माण करने, प्रौद्योगिकी तकनीकी में सुधार करने व सार्वजनिक निजी भागीदारी को इन परंपरागत उद्योगों में बढ़ावा देने, बाजार सूचना इन्हें उपलब्ध कराकर इन्हें विकसित करने का कार्य किया गया। इन उद्योगों के सामने सबसे बड़ी जो समस्या थी वह बाजार सूचना का अभाव था। बाजार में किस प्रकार के प्रोडक्ट लोग पसंद करते हैं, इसकी सूचना के अभाव में वो अपने परंपरागत कार्य ही किए जा रहे थे। लेकिन अब बाजार सूचना के साथ ही साथ सार्वजनिक व निजी भागीदारी के कारण ये अब तेजी से नए विचारों के साथ आगे आए हैं। परंपरागत उद्योगों का तेजी से विकास होने लगा है। परंपरागत उद्योगों में संपोषणीय रोजगार अवसरों का निर्माण करना और रोजगार के अवसरों का इन परंपरागत उद्योगों के माध्यम से निर्माण करना भी इस योजना का प्रमुख लक्ष्य रहा था, प्रमुख उद्देश्य रहा है। जिला उद्योग केंद्र DIC, देखिए इनकी स्थापना 1978 में की गई और जिलों में औद्योगिकीकरण को तेज करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। उद्योगों के सामने आने वाली समस्याओं को दूर करने में इन्होंने प्रभावी भूमिका अदा की है। आइए देखते हैं। 1 मई 1978 को जिला उद्योग केंद्र प्रारंभ किए गए, जो जिला स्तर पर औद्योगिकीकरण की समस्याओं को एक सम्मिलित रूप में देखते हैं। उद्योगों के सामने आने वाली समस्याओं को एक सम्मिलित रूप में देखते हैं और उन्हें दूर करने का ये प्रयास करते हैं। इनके क्या कार्य हैं देखते हैं। उपयुक्त योजनाओं की पहचान, देखिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो जिला उद्योग केंद्रों का है वो है उद्योगों के लिए उपयुक्त योजनाओं की पहचान करना। कौन सी योजना सही है, कौन सी योजना लागू की जा सकती है, इसकी ये पहचान करते हैं। व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना और उनको किस प्रकार से लागू किया जा सकता है, कौन सी योजना अधिक उपयोगी होगी, उसके संबंध में ये व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का कार्य करते हैं। साख हेतु व्यवस्था करना और उद्योगों के लिए ये साख की व्यवस्था करते हैं, वित्त की व्यवस्था करने का कार्य भी करते हैं। मशीनें व उपकरण, कच्चे माल का प्रावधान तथा अन्य विस्तार सेवाएं इन केंद्रों द्वारा की जाने वाली मुख्य क्रियाएं हैं। ये उद्योगों के लिए मशीनें व उपकरण उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं, साथ ही साथ कच्चे माल की व्यवस्था करने का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है और ये उद्योगों के लिए विस्तार सेवाएं प्रदान करने का काम भी करते हैं। किस प्रकार उद्योग विकास करें, विस्तार करें, इसके संबंध में ये विशेषज्ञों द्वारा उन्हें सेवाएं प्रदान करवाते हैं। समय समय पर उन्हें सलाह देने का कार्य भी करते हैं। ये इसके मुख्य कार्य थे जो कि जिला स्तर पर उद्योगों के विकास के लिए इस केंद्र द्वारा उद्योगों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं। अगला बिंदु है पिछड़े एवं पहाड़ी क्षेत्रों के उद्योगों के लिए सरकारी सहायता। देखिए यह भी महत्वपूर्ण है। हमारे देश प्राकृतिक रूप से कई भागों में बटा हुआ है और इसमें
कई क्षेत्र पिछड़े हैं, वह औद्योगिक दृष्टि से अभी उनका विकास नहीं हो पाया है। इसी प्रकार हमारे देश में पहाड़ी क्षेत्रों की भी अधिकता है। तो ऐसे क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिए सरकार क्या सहायता प्रदान कर रही है, उसको इस बिंदु के अंतर्गत हम देखेंगे। देखिए, सरकारी समितियों द्वारा पिछड़े क्षेत्रों की पहचान कर उनके संतुलित विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। उन क्षेत्रों की पहचान की गई है जहां पर अभी भी पिछड़ापन है, जहां पर अभी भी औद्योगिक दृष्टि से बहुत पीछे हमारा समाज है। ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर उनके संतुलित क्षेत्रीय विकास के अत्यंत कठिन विशाल कार्य को करने के लिए सरकार योजनाएं बना रही है। कई कार्य उनके द्वारा किए जा रहे हैं ताकि ये पिछड़े क्षेत्रों में अच्छे तरीके से उद्योगों का विकास हो सके। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार ने संपूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया है। संपूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रम के द्वारा इन पिछड़े क्षेत्रों में विकास के कार्य किए जा रहे हैं, वहां पर उद्योगों का डेवलपमेंट किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य चुने हुए ग्रामीण क्षेत्रों में लघु व्यवसाय का विकास करना, और जो ये कार्यक्रम है इनका कार्य है लघु व्यवसाय का विकास करना ऐसे पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पर उद्योगों का विकास अभी तक नहीं हो पाया है। पिछड़े व पहाड़ी क्षेत्रों के उद्योगों के लिए कुछ सामान्य प्रोत्साहन दिए जाते हैं। देखिए, कौन कौन से प्रोत्साहन दिए जाते हैं। भूमि, यहां पर ऐसे क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए भूखंड उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। उद्योग स्थापित करने के लिए विकसित भूखंडों का प्रस्तावित करते हैं। कुछ राज्य किराए को प्रारंभिक वर्षों में खर्च के रूप के मद में दिखाती हैं, कुछ इन्हें किस्तों में देने की अनुमति प्रदान करती है। कुछ किराया जो लेती है इनसे भूखंडों के बदले में प्रारंभिक वर्षों में खुद के खर्चे के रूप में दिखा देती है। उस व्यवसायी से किराया नहीं लिया जाता। या फिर कुछ राज्य ऐसा करते हैं कि वो किस्तों में देने का प्रावधान रखते हैं। भूमि उपलब्ध कराई जाती है, इन्हें विकसित भूखंड उपलब्ध कराया जाता है ताकि उद्योग स्थापित हो सके। विद्युत, देखिए कई राज्यों में ऐसे क्षेत्रों में उद्योग लगाने पर 50% तक विद्युत के बिलों में छूट दी जाती है, और कई राज्यों में तो प्रारंभिक वर्षों में इसे निःशुल्क भी कर दिया गया है। 50% की रियायती दर से विद्युत आपूर्ति की जाती है, और कुछ राज्यों में उद्योगों को शुरू के वर्षों में छूट प्रदान भी की जाती है। ऐसे कई राज्य हैं जो विद्युत शुल्क में छूट प्रदान करते हैं पिछड़े व पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिए। जल, देखिए इसमें भी उसी प्रकार से है कि 50% शुल्क वसूल किया जाता है कुछ राज्यों में, और कुछ राज्यों में यह निःशुल्क सेवा के रूप में प्रदान किया जाता है। 50% छूट के साथ बिना लाभ अथवा हानि के आधार पर जल की आपूर्ति की जाती है। साथ ही साथ कुछ राज्यों में शुरुआत के 5 वर्षों तक जल खर्च की छूट या रियायत दी जाती है। शुरुआती 5 वर्षों तक छूट प्रदान की जाती है। बिक्री कर, समस्त केंद्र शासित राज्यों में औद्योगिक इकाइयां बिक्री करों से मुक्त की गई है, जबकि राज्यों में इस छूट को 5 वर्षों तक बढ़ाया गया है। ये छूट कितने वर्षों तक है राज्यों में? 5 वर्षों तक, और केंद्र शासित राज्यों में इसे मुक्त किया गया है। अब इन व्यावसायिक इकाइयों पर किसी भी प्रकार का कोई बिक्री कर नहीं लगता, इन्हें किसी प्रकार का बिक्री कर देने की जरूरत नहीं है। इस कारण से भी छोटे उद्योगों का विकास ऐसे क्षेत्रों में हो पा रहा है। चुंगी, देश के अधिकांश राज्यों में चुंगी को समाप्त कर दिया गया है। महत्वपूर्ण बात है, पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिए लगने वाले चुंगी कर को कई राज्यों द्वारा समाप्त कर दिया गया है। कच्चा माल, राज्यों में कच्चे माल जैसे सीमेंट, लोहा, स्टील आदि के आवंटन में पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों को वरीयता प्रदान की जाती है। ऐसे क्षेत्र जो पिछड़े हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में हैं, वहां पर लगे हुए उद्योगों को कच्चे माल के आवंटन में सरकार द्वारा प्राथमिकता प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। वित्त, देखिए राज्यों में ऐसे क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों
कि स्थायी संपत्तियों के निर्माण के लिए 10 से 15% की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है 10 से 15% तक। साथ ही साथ उस पर कई वर्षों तक ब्याज की दरों में भी छूट होती है। या तो 0% की दर से ब्याज लिया जाता है या फिर न के बराबर ब्याज दर से ब्याज लिया जाता है। रियायती दरों पर ऋण भी प्रस्तावित किए जाते हैं। औद्योगिक भू संपत्ति, कुछ राज्यों में पिछड़े हुए क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए भू संपत्ति की स्थापना को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि आप संपत्ति खरीदें, उस पर आपको बहुत प्रकार की छूट दी जाएगी। उसका रजिस्ट्रेशन कराने पर आपको छूट दी जाएगी, उसका भू रूपांतरण कराने में आपको छूट प्रदान की जाएगी। कर अवकाश, उद्योग पिछड़े पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित हैं, उन्हें 5-10 वर्षों तक कर देने में छूट भी दी गई है। उन्हें 5 से 10 वर्षों तक किसी भी प्रकार का कर देने से छूट दी गई है कि आपको अगले 5-10 वर्षों तक किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं देना होगा। इससे क्या हो रहा है, इससे जो उद्यम हैं, जो उद्योग हैं, वे पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी उद्योगों की स्थापना पर क्या है, बल मिल रहा है तथा जनजातीय क्षेत्रों में भी, जहां पर आदिवासी निवास करते हैं, ऐसे क्षेत्रों में भी नए नए उद्यम लगना प्रारंभ हो गए हैं, क्योंकि सरकारों द्वारा ऐसे क्षेत्रों में लघु व्यावसायिक इकाइयों की स्थापना पर बहुत अधिक बल दिया जा रहा है। उन्हें भूमि के साथ साथ जल, विद्युत, कर, इनमें कई प्रकार की छूट प्रदान की जा रही है। वित्त उपलब्ध कराया जा रहा है, बिना ब्याज पर पैसा दिया जा रहा है। साथ ही साथ परामर्शदात्री सेवाएं भी उन्हें प्रदान की जा रही है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में उद्योगों का तेजी से विकास हुआ है। बच्चों, आज हमने लघु व्यावसायिक इकाइयों को सरकारी सहायता किस प्रकार दी जा रही है, इसके बारे में अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।